यस फ्रेंड्स, कैन वी कंटिन्यू? चलो, तो हमने आई गेस कल ऑलरेडी नॉमिनल एंड रियल डिस्कस करा हुआ था, राइट? मैंने आपसे कहा था ये लास्ट पार्ट जो था, एक्सचेंज रेट में जो चेंजेस होते हैं उसका इम्पैक्ट, उसके बेनिफिट्स, एप्रिसिएशन के बेनिफिट्स रीड करके आना। हैड यू रेड? ओके। वैसे हमने डिस्कस किया था एप्रिसिएशन का एक्सपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा, इंपोर्ट पे इम्पैक्ट क्या होगा। एक्सपेक्टेड था आपसे कि आप एक बार रीड करोगे। ओके, तो कैन वी डिस्कस विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस? चलो, एक एक करके बताइए। बेस्ड ऑन supply and demand model of determination of exchange rate, which of the following ought to cause domestic currency of country X, यानी कि country X की currency appreciate against dollar? मतलब नीचे गए रीजंस में से कौन से रीजन की वजह से डॉलर डेप्रिसिएट होगा, कंट्री एक्स की करेंसी एप्रिसिएट होगी। ओके, तो आपको बस ये समझना है कि कौन से रीजन की वजह से डिमांड फॉर आर करेंसी इज इंक्रीजिंग, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो उसकी प्राइस इंक्रीज होगी, एंड डॉलर की डिमांड कम हो रही है या सप्लाई ज्यादा हो रहा है। ओके, यूएस डिसाइड्स नॉट टू इंपोर्ट फ्रॉम कंट्री एक्स। देखिए, कंट्री एक्स की बात हो रही है, तो कंट्री एक्स ने क्या करना है वो देखना है, यूएस क्या कर रहा है उसका कोई संबंध नहीं है, राइट? सेकेंड, an increase in remittance from employees who are employed abroad to their families in the home country। मतलब कंट्री एक्स के जो रेसिडेंट्स है वो इंडिया के बाहर जॉब कर रहे हैं, ओके, से यूएसए में जॉब कर रहे हैं, वहां से डॉलर रेमिट कर रहे हैं। रेमिट करना मतलब क्या? ट्रांसफर करना। ओके, जो सपोज आपके कोई रिलेटिव्स वगैरह यूएसए में, वहां पे जो पैसे कमा रहे वो अपने फैमिली मेंबर्स को ट्रांसफर करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज रेमिटेंस। तो वहां से वो क्या कर रहे हैं, कंट्री एक्स में डॉलर रेमिट कर रहा है। अब इससे क्या होगा, कैन वी से ये जो अपने लोग हैं इनके पास अब डॉलर अवेलेबल ज्यादा होगा, तो वो क्या करेंगे, डॉलर मार्केट में जाकर के सेल करेंगे, एंड बदले में क्या लेंगे, उनकी करेंसी दैट इज एक्स। तो क्या कंट्री एक्स, सॉरी, करेंसी एक्स की डिमांड बढ़ रही है, करेंसी एक्स की डिमांड बढ़ रही है एंड सप्लाई डॉलर का बढ़ रहा है, तो क्या उसकी वजह से करेंसी एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, डेफिनेटली अप्रिशिएट होगी। सो बी शुड बी द आंसर। दूसरा देखिए रीजन, इंक्रीज इंपोर्ट्स बाय कंज्यूमर एक्स, सॉरी कंट्री एक्स। अब देखिए सपोज ये कंट्री एक्स है, इंडिया है, यहां पे इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, से इंपोर्ट है 10 लाख डॉलर का। अब ये जो लोग हैं इनको पेमेंट करना होगा 10 लाख डॉलर। अगर पेमेंट करना है तो क्या करेंगे, डॉलर उनको बाय करना होगा, डॉलर बाय करना होगा, रुपीज सेल करेंगे, बराबर? तो रुपीज का, सॉरी, कंट्री एक्स की जो करेंसी है उसका सप्लाई बढ़ रहा है एंड डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है, बराबर? तो इससे क्या होगा, उनके करेंसी की वैल्यू कम होगी, डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होगी, बराबर? तो यह आंसर नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी कंट्री की करेंसी अप्रिसिएट हो रही है। रीपेमेंट ऑफ फॉरेन डेट्स बाय कंट्री एक्स, सेम कंसेप्ट होगा यहाँ पे। फॉरेन डेट्स में भी पैसा अगर डॉलर में बाहर जा रहा है तो डॉलर की डिमांड उसकी कंट्री में बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली डॉलर यहाँ पे अप्रिसिएट होगा। इनफैक्ट यहाँ पे डॉलर डेप्रिसिएट होना चाहिए। तो आंसर ऑब्वियस इज बी। हैव यू अंडरस्टूड लॉजिकली व्हाई आंसर बी इज करेक्ट? नेक्स्ट, ऑल एल्स इक्वल, which of the following is true if consumers of India develop test for imported commodities and decide to buy more from US? मतलब क्या हो रहा है, यूएस से इंपोर्ट इंक्रीज हो रहा है। चलिए इंपैक्ट पहले समझते, ऑप्शंस बाद में रीड करेंगे। यूएस से इंपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, तो जो इंपोर्टर्स है उनको पेमेंट करना होगा डॉलर में, तो उनको पहले डॉलर बाय करना होगा, मतलब डॉलर का डिमांड राइज हो रहा है, तो यहां पे डॉलर क्या होगा, एप्रिसिएट होगा। एंड अगर डॉलर एप्रिसिएट हो रहा है तो रुपीस क्या होगा, डेप्रिसिएट होगा, बराबर? चलिए अब देखिए, डॉलर अगर एप्रिसिएट हो रहा है, सपोज एक्सचेंज रेट जो है डॉलर के डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, से ये डिमांड कब है, ये सप्लाई कब है, यहां पे इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है कोटेड, ओके? तो अब डॉलर की डिमांड बढ़ रही है,
अगर डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई एज इट इज है, तो यहां पे ये जो कर्व है ये ऊपर जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, तो न्यू इक्विलिब्रियम विल बी नाउ हायर, राइट। तो न्यू प्राइस ऑफ डॉलर विल बी नाउ हायर, मतलब डॉलर की वैल्यू अब बढ़ रही है एंड वो राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है, डिमांड कर्व, बराबर। ये सारे पॉइंट समझ में आए? अब रीड करते हैं। डिमांड कर्व फॉर डॉलर्स शिफ्ट्स टू द राइट एंड इंडियन रुपीज अप्रिसिएट। क्या ये सही है? नहीं। डिमांड कर्व फॉर डॉलर नो डाउट राइट में शिफ्ट कर रहा है, लेकिन इंडियन रुपीज डेप्रिसिएट होना चाहिए, बराबर। तो ये रॉन्ग। सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर श्रिंक्स, देयरफॉर इंपोर्ट प्राइस डिक्रीज। सप्लाई में तो कोई चेंज है ही नहीं, तो ये भी रॉन्ग। डिमांड कर्व फॉर डॉलर शिफ्ट टू राइट, ये बराबर है। इंडियन रुपीज डेप्रिसिएट, ये बराबर होना चाहिए, ऑप्शन सी। एंड यहां पे डिमांड फॉर डॉलर शिफ्ट लेफ्ट साइड, ये भी रॉन्ग। हैव यू अंडरस्टूड लॉजिकली? तो ये याद रखिए, इंपोर्ट जब बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी एप्रिसिएट होती है, एक्सपोर्ट जब बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी डेप्रिसिएट होती है। ओके, नेक्स्ट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज एक्सप्रेस्ड in units of one currency per unit of other currency, and real exchange rate adjust this for change in the price level. याद है, nominal exchange rate we express as a units of one currency per unit of other currency, and real exchange rate में हम price level, याद है, nominal exchange rate को multiply करते हैं domestic price divided by foreign price से. Is it right? So this statement are wholly correct, partially correct, wholly incorrect, none of above. This is correct, right? Nominal exchange rate based on the both the currencies units determine होता है। इस पे जब प्राइस लेवल का इंपैक्ट कंसिडर करेंगे, सिंपल वर्ड्स में इन्फ्लेशन का इंपैक्ट कंसिडर करेंगे, अपने कंट्री का इन्फ्लेशन एंड फॉरेन कंट्री का इन्फ्लेशन कैसे कंसिडर करेंगे? डोमेस्टिक प्राइस लेवल मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे फॉरेन कंट्री प्राइस लेवल। ओके, तो व्हाट विल बी गेटिंग इज रियल एक्सचेंज रेट। याद है फॉर्मूला, real exchange rate is nominal exchange rate into domestic prices divided by foreign prices, right? So this statement is wholly correct. याद रखिए, इस तरह का जब ऑप्शन दिया जाएगा तो either the statement is wholly correct or it is wholly incorrect. partially correct ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता कि हाँ आधा करेक्ट है आधा रॉन्ग है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। either it should be correct or it should be wrong. okay, तो जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि ये बराबर है या रॉन्ग है। okay, यहाँ पे I guess there is some printing error. Match the following by choosing the term which has same meaning. First, एक काम करते हैं, इसको सेकंड कंसिडर करते हैं, इसको थर्ड एंड इसको फोर्थ, एंड यहाँ पे ये A, B, C and D. There is some printing error I guess. नाउ मैच करना है। बचपन में क्या रहेगा मैच करना? यही तो करना है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, बताइए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का फिक्स है तो मैच नहीं होगा। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में डेप्रिसिएशन होता है या रिवैल्यूएशन होता है या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट? विच इज करेक्ट? फ्लोटिंग मतलब क्या ना, इसे फ्लेक्सिबल मतलब चेंज हो रहा है, राइट? अब ये पेग्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है? इफ रिमेंबर मैंने आपको कहा था कि जब एक्सचेंज रेट फिक्स्ड होता है तो उसको पेगिंग कहते हैं, राइट? पेग करना, हार्ड पेग, सॉफ्ट पेग, टू सम एक्सटेंट। हार्ड पेग कब होता है? जब गवर्नमेंट डायरेक्टली फिक्स करेगा कि ये एक्सचेंज रेट है, दैट इज कॉल्ड एज हार्ड पेग। समटाइम्स गवर्नमेंट फिक्स करता है एंड मार्जिन रखता है कि 1% ऊपर या नीचे जा सकता है, टू सम एक्सटेंट इट इज कॉल्ड एज सॉफ्ट पेग। ओके, तो पेगिंग सिस्टम मतलब यूज होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में। तो बेसिकली यहां पे आंसर फर्स्ट का डी होना चाहिए, सेकंड का ए। डिवैल्यूएशन मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन, मतलब डिवैल्यू को रिलेट कर सकते हैं डेप्रिसिएशन के साथ, एंड एप्रिसिएशन को रिलेट कर सकते हैं रिवैल्यूएशन के साथ। डिवैल्यू करना मतलब कम हो रही है वैल्यू, सेम हैपेंस विद डेप्रिसिएशन, बराबर। सो थर्ड बी एंड फोर्थ सी। यहां पे फर्स्ट सी दिया हुआ है, फर्स्ट बी दिया हुआ है, फर्स्ट ए दिया हुआ है, फर्स्ट डी, सेकंड ए, थर्ड बी एंड फोर्थ सी। आंसर इसका डी होना चाहिए।
हैव यू अंडरस्टूड लॉजिक ऑफ दिस? चलो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. Indirect quote is number of units of local currency exchangeable for 1 unit of foreign currency. Wrong. 1 unit of foreign currency if you are expressing as 80 units of home currency. ये था direct quote. तो indirect quote क्या था? 1 unit of local currency के लिए कितने units of foreign currency. बराबर याद है, हमने डिस्कस किया था. तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है. बराबर. नेक्स्ट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेजिम इज सेड टू बी इफिशिएंट एंड हाईली ट्रांसपेरेंट. नहीं, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि इफिशिएंसी कब होगी? जब मार्केट डिटरमाइन करेगा डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे. ट्रांसपेरेंसी कब होगी? जब मार्केट डिटरमाइन करेगा. आरबीआई डायरेक्टली खुद से रेट अगर डिसाइड कर रहा है तो उसको इफिशिएंसी नहीं कहते. ओके, नाइदर इट विल बी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई ये एक्चुअल प्राइस डिटरमाइन करेगा. हो सकता है आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से मार्केट प्राइस एकदम हायर रखा है. बराबर. तो हियर इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, नाइदर इट इज एफिशिएंट. डायरेक्ट कोट इज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लोकल करेंसी एक्सचेंजेबल फॉर 1 unit of foreign currency. Local currency exchangeable for 1 unit of foreign currency. Is this correct? Answer C. Next, sixth, which of the following is true? Home currency appreciation or foreign currency depreciation takes place when there is a decrease in home currency price of foreign currency. मतलब क्या समझे? होम करेंसी प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी. $1 की प्राइस है सपोज 80. ओके, तो कहने से फॉरेन करेंसी की प्राइस क्या है होम करेंसी के टर्म्स में? 80 रुपीज. अब यहां पे क्या कहा है? डिक्रीज का है, यानी कि $1 इज इक्वल टू ₹70 हो रहा है. कैन यू सी हियर देयर इज अ डिक्रीज इन होम करेंसी प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी. अब मुझे बताइए यहां पे डॉलर जो है वो एप्रिसिएट हो रहा है या डेप्रिसिएट हो रहा है? डेप्रिसिएट हो रहा है ना. पहले डॉलर 80 रुपए बाय कर सकता था, अब डॉलर की स्ट्रेंथ कम हो रही है, वो सिर्फ 70 रुपए बाय कर सकता है. तो डॉलर डेप्रिसिएट हो रहा है, रुपीज एप्रिसिएट हो रहा है. तो क्वेश्चन में क्या दे देखिए, होम करेंसी एप्रिसिएशन एंड फॉरेन करेंसी डेप्रिसिएशन टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन होम करेंसी प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी. Is this correct then? There is a decrease in home currency price of foreign currency. Foreign currency depreciation takes place when there is a decrease in home currency price of foreign currency. एक सेकंड, इसके बाकी के आंसर भी देखते हैं. Home currency depreciation takes place when there is increase in home currency price of foreign currency. Home currency depreciation is same as foreign currency appreciation and implies that home currency has become relatively less valuable. या all of above. तो क्या आंसर क्या होगा इसका? Is this ये एक करेक्ट है? तो ये तो करेक्ट है. होम करेंसी डेप्रीसिएशन यानी कि से रुपीज डेप्रीसिएट हो रहा है, टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज इंक्रीज इन करेंसी प्राइस. हाँ, ये इसका उल्टा है ना. फिर अगर इंक्रीज इन करेंसी प्राइस मतलब $1 80 रुपीज, नाउ $1 हैज बिकम ₹90. तो यहाँ पे रुपीज क्या हो रहा है? डेप्रीसिएट हो रहा है, डॉलर एप्रीसिएट हो रहा है. राइट. तो होम करेंसी डेप्रीसिएट हो रहा है, इंक्रीज इन द. ये भी करेक्ट है. हाँ, तो आंसर इसका डी होना चाहिए वैसे, क्योंकि होम करेंसी डेप्रिसिएशन मतलब क्या? फॉरेन करेंसी एप्रिसिएशन. तो इसका मतलब होम करेंसी लेस वैल्यूएबल हो रहा है. तो आंसर सी भी करेक्ट है इसका. तो आंसर इसका डी होना चाहिए. 7th, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से डॉलर का सप्लाई राइज हो रहा है. अब इसका क्या, इससे क्या होगा? शिफ्ट सप्लाई को टू राइट. क्या सप्लाई को राइट में शिफ्ट होगा? याद है हमने डिमांड में भी डिस्कस करा था कि जब भी सप्लाई में डिस्कस करा था कि जब भी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो क्या सप्लाई को राइट को शिफ्ट करेगा? यस, सप्लाई को राइट को शिफ्ट करेगा.
एंड एज अ कंसिक्वेंस एक्सचेंज रेट डिक्लाइंस। क्या एक्सचेंज रेट डिक्लाइन होगा? डॉलर का अगर सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो एक्सचेंज रेट डेफिनेटली डिक्लाइन होगा, तो दिस सीम्स टू बी करेक्ट। देन शिफ्ट सप्लाईज गोज टू द राइट, ये बराबर है। कंसिक्वेंस एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस, एक्सचेंज रेट इंक्रीज नहीं होगा। अगेन आई विल एक्सप्लेन। सपोज $1 इज इक्वल टू रुपीज 80 एक्सचेंज रेट है। अब सडनली अपने कंट्री में डॉलर का सप्लाई बढ़ा है, डॉलर का सप्लाई अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा? डॉलर की वैल्यू कम होगी, बराबर। तो एक्सचेंज रेट इज कमिंग टू से $1 इज इक्वल टू 70। तो यहां पे एक्सचेंज रेट डिक्लाइन हो रहा है ना, पहले ये 80 था अब 70 आ रहा है। सो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। यहां पे सप्लाई को राइट को शिफ्ट करेगा लेकिन एक्सचेंज रेट डिक्लाइन होना चाहिए, मतलब ये रॉन्ग। मोर यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी आर रिक्वायर्ड टू बाय फॉरेन करेंसी, नहीं इनफैक्ट लेस यूनिट्स आर रिक्वायर्ड। पहले 80 रुपए लगते थे $1 परचेस करने के लिए, अब 70 रुपए लग रहे हैं, तो यहां पे लेस होना चाहिए, मतलब ये भी रॉन्ग। डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएट्स, नहीं, सप्लाई अगर डॉलर का बढ़ रहा है तो सप्लाई डेप्रिसिएट होगा, होम करेंसी अप्रिसिएट होगी, बराबर। तो आंसर इसका ए इज करेक्ट। हैव यू ऑल अंडरस्टूड लॉजिकली? जस्ट मेक श्योर दैट ईच क्वेश्चन यू आर अंडरस्टैंडिंग लॉजिकली। ओके, हम जस्ट आंसर डिस्कस नहीं कर रहे, बेसिकली उसका लॉजिक भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेन पार्ट इज अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक, अदरवाइज आंसर ही देखना है तो नीचे ऑप्शन में दिया रहेगा। ओके, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस पार्ट? नेक्स्ट रीड करो आप। अच्छा मुझे पहले बताइए, डिवैल्यूएशन कब होता है? डिवैल्यूएशन टू इवैल्यूएशन फ्लोटिंग में होता है या फिक्स में होता है? रिवैल्यू करना, रिवैल्यू करना ये मार्केट के हिसाब से करते हैं या हम खुद रिवैल्यू करते हैं? जब भी आप रिवैल्यूएशन कंसीडर करते हैं तो हम खुद करते हैं ना, या मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होता है? मार्केट के बेसिस पे एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। तो डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन हम करते हैं, हम इन द सेंस आरबीआई करेगा। ओके, तो जब भी फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, तो अगर आरबीआई कम कर रहा है वैल्यू तो डिवैल्यू, अगर ज्यादा कर रहा है तो रिवैल्यू। अगर मार्केट के बेसिस पे मतलब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, डिमांड एंड सप्लाई, तो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, राइट। तो जब भी दिया है डिवैल्यूएशन, मतलब यहां पे आरबीआई डिसाइड कर रहा है फिक्स एक्सचेंज रेट होना चाहिए। ये आपको रीड कर देना में इमीडिएटली एक मैपिंग स्ट्राइक होना चाहिए। ओके, अब ऑप्शन देखिए, करेंसी डिवैल्यूएशन, इससे क्या होगा? may increase the price of imported commodities and therefore reduce international competitiveness of domestic currency. B answer, may reduce export price, increase international competitiveness of domestic industry. अब सोचिए यहां पे पहले करेंसी डिवैल्यूएशन, मतलब हम बात करते हैं अपने रुपीस की। ऑब्वियसली अगर डिवैल्यू करना है तो क्या डॉलर डिवैल्यू कर सकते हैं अपनी आरबीआई? आरबीआई अपनी डॉलर डिवैल्यू कर सकती है या रुपीस डिवैल्यू करेगी? रुपीस डिवैल्यू करेगी ना। अपनी आरबीआई यूएसए के गवर्नमेंट से जाकर के नहीं कहेंगे कि हम आपकी करेंसी डिवैल्यू कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं? अपनी रुपीस डॉलर के कंपैरिजन में रिवैल्यू या डिवैल्यू कर सकते हैं। तो यहां पे बात हो रही है रुपीस की। ओके, तो रुपीस डिवैल्यू हो रहा है, मतलब रुपीस की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। इसका इंपैक्ट क्या होगा? अगर रुपीस की वैल्यू कम हो रही है तो बदले में डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, राइट। Now this may increase the price of imported currency commodities. अब just imagine करो, suppose पहले एक्सचेंज रेट था $1 इक्वल टू ₹80। ओके, आरबीआई ने क्या किया? रुपीस की स्ट्रेंथ कम करी है तो डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो यहां पे $1 विल बी इक्वल टू 90 नाउ, बराबर ना। करेंसी डिवैल्यू हो रहा है, तो may increase the price of imported commodities and therefore reduce इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अब यहां तक तो ठीक है, पहले क्या था? अपनी पर डॉलर लाइबिलिटी 80 रुपए थी, अब पर डॉलर लाइबिलिटी कितनी हो रही है? 90। तो प्राइस ऑफ इंपोर्टेड कमोडिटीज राइज हो रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस कैसे कम होगी? समझ में आ रहा है? ये बराबर है कि प्राइस इंक्रीज होगी इंपोर्टेड गुड्स की, इससे क्या इंटरनेशनल मार्केट में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का जो परफॉर्मेंस है, इफिशिएंसी, वो कम होगा? उसका संबंध ही नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में डोमेस्टिक करेंसी इंडस्ट्री की बात कब आएगी? जब अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री
एक्सपोर्ट कर रही है, बराबर ना। जब इंपोर्ट ही कर रहे हैं हम तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाहर नहीं जा रही। हाँ, इंडिया में उसका कॉम्पिटिटिवनेस कम हो सकता है, बराबर, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में नहीं होगा। तो दिस सेकेंड पार्ट इज नॉट करेक्ट। सेकेंड, it may reduce export prices and increase the international competitiveness of domestic industries। अब देखिए, एक्सपोर्ट प्राइसेस रिड्यूस करना, क्या एक्सपोर्ट प्राइसेस यहां पे रिड्यूस हो सकता है? देखिए, से हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो अपनी कॉस्ट है 70 लैक्स एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने की, 10 लाख अपना प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं, 80 लाख अपनी सेलिंग प्राइस है, ओके, 80 लैक्स अपनी सेलिंग प्राइस है। आज का एक्सचेंज रेट है $1 इज इक्वल टू रुपीज 80 सपोज। तो जब हम इनवॉइस बनाएंगे तो इनवॉइस कितने वैल्यू का बनेगा? डॉलर में बनाना है हमें, ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो डॉलर में इनवॉइस बनेगा। तो इनवॉइस कितने का बनेगा? 80 लाख रुपीज मुझे चाहिए, तो कितने का बनेगा डॉलर में? $1 लाख। तो $1 लाख जब आएगा तो 80 लैक्स मिलेंगे, बराबर। ये समझ में आया कि नहीं? पहले तो वैल्यू जो बनेगी वो $1 लाख की बनेगी, राइट। अब आरबीआई ने क्या किया है, क्या किया था पहले? करेंसी डिवैल्यू किया है ना, यानी कि रुपीस की वैल्यू कम करिए। तो $1 विल बी नाउ 90 रुपीज, बराबर। रुपीस की स्ट्रेंथ कम हो रही है, डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अब अगर मुझे 80 लैक्स ही चाहिए, ओके, क्योंकि मुझे तो इनवॉइस कोट करना है वो मेरे रुपीस के हिसाब से होगा, 80 लैक्स की इक्विवेलेंट में डॉलर में कन्वर्ट करूंगा, बराबर। तो अगर मुझे 80 लैक्स ही चाहिए तो बताइए मैं वैल्यू कितना कोट करूं? 80 लैक्स डिवाइडेड बाय 90 होगा, बराबर ना। अर्लियर आपने 80 लैक्स डिवाइडेड बाय 80 करा था तो वैल्यू आई थी 1 लाख। अब 80 लैक्स डिवाइडेड बाय 90, क्योंकि अब पर डॉलर मुझे 90 मिलने वाला है, तो वैल्यू कितनी होगी बताइए? कैलकुलेट करके बताइए। कैलकुलेट नहीं तो मैं ही कैलकुलेट करता हूं मोबाइल पे देख के। ये ओपन ही नहीं हो रहा। 80 लैक्स डिवाइडेड बाय 90, 88,889 अप्रोक्सीमेटली डॉलर। इज दिस करेक्ट? बताइए, पहले के कंपैरिजन में जब करेंसी डिवैल्यू किया तो क्या एक्सपोर्ट प्राइस कम हो रही है? तो बी देखिए, रिड्यूस एक्सपोर्ट प्राइस, एक्सपोर्ट प्राइसेस रिड्यूस हो रही है। एंड जब अपनी एक्सपोर्ट प्राइस कम हो रही है, इमेजिन करो से ये यूएसए का मार्केट है, यूएसए का मार्केट है, पहले हम जो सेल कर रहे थे उसकी वैल्यू कितना कोट करे थे? $1 लाख। अब 88,889 वैल्यू कोट करेंगे डॉलर में। फॉरेन की कोई दूसरी, चाइना के गुड्स आ रहे हैं $90,000 में, से ऑस्ट्रेलियन के गुड्स आ रहे $1 लाख में। तो अपने प्रोडक्ट की वैल्यू, इंडियन प्रोडक्ट की वैल्यू कम है अभी, राइट। तो कैसे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। वी आर एबल टू सेल एट लोअर प्राइसेस। आर यू गेटिंग? तो सेकेंड जो स्टेटमेंट है, increase the international competitiveness of domestic industry, this is also correct. So option B has to be correct. Have you all understood logically? तो ये जो टॉपिक है इसके जो आंसर्स है आपको सोच करके देने, डायरेक्टली जस्ट रीडिंग करके नहीं आएगा। आपको सोचना है कि अगर करेंसी डिवैल्यू हो रहा है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, अगर रिवैल्यू हो रहा है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा। ये एक एक करके सीक्वेंस में आपको सोच करके आंसर देना है, ओके। Ninth question. At any point of time, all markets tend to have same exchange rate for given currency due to hedging, speculation, arbitrage और currency futures। अब ये कंसेप्ट वैसे डिस्कस हुआ नहीं है, लेकिन इसका आंसर होगा आर्बिट्रेज। अब आर्बिट्रेज का मीनिंग क्या है समझिए। आर्बिट्रेज प्रॉफिट कैसे हो सकता है? एंड अगर सारे मार्केट में प्राइसेस सेम है तो आर्बिट्रेज प्रॉफिट नहीं होगा। मतलब क्या समझते हैं? आर्बिट्रेज मतलब क्या? अच्छा, एक एक करके पहले ये टर्म समझे। हेजिंग करना मतलब क्या? रिस्क कम करना। मतलब मैं बाय सेल इस मैनर में कर रहा हूं कि मेरा रिस्क कम होना चाहिए, बराबर। से सिंपल सा पार्ट,
आज अगर मैंने इन्फोसिस के शेयर्स परचेस करे 2000 में, ठीक है, मेरा स्पेकुलेशन है कि मार्केट प्राइस 3000 जाएगी। अगर 3000 जाती है तो मेरा प्रॉफिट है, राइट। अगर नीचे आ रहा है से 1500 में आ रहा है तो मेरा लॉस होगा। तो मैंने क्या किया है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करके रखा है कि मैं 2000 में सेल करूंगा। ओके, तो ये मैंने क्या किया है, अगर ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट, लेकिन लॉस होने की पॉसिबिलिटी मैंने अवॉइड किया बाय एंटरिंग इनटू फ्यूचर। तो मैंने क्या किया, हेजिंग किया हुआ है, मतलब अब लॉस होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये क्या किया मैंने, स्पॉट मार्केट में बाय किया है, फ्यूचर मार्केट में सेल किया है एट 2000। बिकॉज ऑफ दिस अब मेरा रिस्क मिनिमाइज हो रहा है। तो ऐसे सिनारियो को हम कहेंगे हेजिंग। ओके, स्पेकुलेशन, स्पेकुलेट करना मतलब क्या, मेरे स्पेकुलेशन, मेरा अंदाजा है, उसके बेसिस पे मैं बाइंग एंड सेलिंग कर रहा हूं। ओके, गैम्बलिंग जो हम करते हैं ये क्या होता है, स्पेकुलेशन ही तो होता है, राइट। हम कोई एक नंबर सिलेक्ट करते हैं, हमें जो लग रहा है, एंड वो अगर नंबर आता है तो हमें फायदा होगा। तो स्पेकुलेशन इज सेम सिमिलर टू गैम्बलिंग। हमें अगर लग रहा है कि आज से रिलायंस इंडस्ट्रीज की प्राइस है 1000, इन कमिंग फ्यूचर इट विल बी एक्सपेक्टेड टू कम टू इंक्रीज टू 2000, तो मैं आज बाय करूंगा, कल सेल करूंगा। ओके, सो बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन मैंने बाय सेल करा हुआ है। ओके, माय स्पेकुलेशन, सिंपली माय एक्सपेक्टेशन, दैट इज कॉल्ड एज स्पेकुलेशन। हैव यू अंडरस्टूड मीनिंग ऑफ स्पेकुलेशन? आर्बिट्रेज मतलब क्या? आर्बिट्रेज मींस, से नाउ वी ऑलरेडी सीन कि देयर आर सेवरल मार्केट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ऑनलाइन मार्केट होता है, मैं यहाँ पे कोल्हापुर में भी बाय कर सेल कर सकता हूँ, लंदन में जाकर के बाय सेल कर सकता हूँ, पाकिस्तान में जाकर के बाय सेल कर सकता हूँ, और लेकिन ऑब्वियसली उनकी करेंसी, राइट, अपनी करेंसी थोड़ी ना मिलेगी वहां पे, बराबर। सपोज मुंबई, मुंबई मार्केट है, मतलब बैंक है, ऑनलाइन मार्केट है वहां पे। ओके, वहां पे एक्सचेंज रेट है $1 इज इक्वल टू ₹100। ओके, देन लंदन मार्केट, लंदन मार्केट में $1 इज इक्वल टू, नहीं, एक काम करते हैं, सपोजिंग मैंने मुंबई मार्केट से, इसको थोड़ा सा मैं फ्रेम करता हूँ, डॉलर बाय करा है, तो यहाँ पे मैंने ₹100 पे करे, इन्वेस्ट किया है। अब मैं लंदन मार्केट में जा रहा हूँ, वहां पे एक पाउंड जो है उसकी वैल्यू जो है से 90 है। ठीक है, सपोजिंग एक पाउंड की वैल्यू 90 है, तो मैंने $1 बाय किया है ₹100, नहीं, पहले एक पाउंड की वैल्यू है $2, सपोजिंग, या थोड़ा सा मैं उसको उल्टा करूं, $1 की वैल्यू 2 पाउंड। मैंने क्या किया है, मुंबई मार्केट में ₹100 इन्वेस्ट करें, ठीक है, मुझे डॉलर में, डॉलर कितना मिलेगा बदले में, $1 मिलेगा। अब ये $1 मैंने क्या किया, लंदन मार्केट में लेकर के गया। ऑब्वियसली फिजिकली जाना नहीं है, लंदन मार्केट की वेबसाइट होती है, वहां पे मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। ओके, लंदन मार्केट में जब मैं गया तो वहां पे पता चला $1 की वैल्यू 2 पाउंड है, तो मैंने डॉलर वहां पे बेचा एंड पाउंड लिया। ठीक है, अब ये पाउंड मैंने से लंदन मार्केट में ही सेल किया है, एंड एक पाउंड की वैल्यू से ₹60 है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे पाउंड सेल करूंगा। ठीक है, अब पाउंड सेल करके मुझे बदले में कितना रुपीस मिलेगा, ₹120 मिलेगा, बराबर। तो सीक्वेंस समझिए, मैंने मुंबई मार्केट में डॉलर बाय किया ₹100 देके के, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, ₹100 इन्वेस्टमेंट हुआ, बदले में मुझे $1 मिला। ये $1 मैंने लंदन मार्केट को ट्रांसफर किया, वहां पे मैंने $1 सेल किया, बदले में कितना मिला, 2 पाउंड मिले, राइट। से कोई दूसरा मार्केट हो, से न्यूयॉर्क मार्केट, वहां पे एक पाउंड एंड रुपीस का एक्सचेंज रेट था, ऑब्वियसली ये से न्यूयॉर्क मार्केट होना चाहिए। न्यूयॉर्क मार्केट में मैंने क्या किया, पाउंड में कन्वर्ट किया। ओके, क्योंकि न्यूयॉर्क मार्केट में डॉलर एंड पाउंड का एक्सचेंज रेट होगा, रुपीस का नहीं होगा, बराबर। डॉलर एंड रुपीस का हो सकता है, समझ रहे हो। न्यूयॉर्क मतलब यूएसए के मार्केट में यूएसए डॉलर से रिलेटेड एक्सचेंज रेट होगा। तो न्यूयॉर्क मार्केट में मैंने क्या किया, $1 बेचा, 2 पाउंड मिले, 2 पाउंड लेकर के लंदन मार्केट गया। लंदन मार्केट में एक्सचेंज रेट था, $1 की वैल्यू रुपीस में ₹60 थी, तो मैंने 2 पाउंड बेचे। 2 पाउंड बेचने के बाद कितना मिला, ₹120 मिला, ये मैं इंडिया लेकर के आया। तो
रिसीव कितना हुआ 120, तो प्रॉफिट मुझे हुआ 20। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक मार्केट में जहां पे फॉरेन करेंसी लोअर प्राइस पे अवेलेबल है मैं वहां पे बाय कर रहा हूं, एंड दूसरे मार्केट में जहां पे फॉरेन करेंसी हायर प्राइस पे वहां पे मैं सेल कर रहा हूं। तो सिंपल वर्ड्स में बाइंग इन वन मार्केट वेर इट इज लो प्राइस्ड एंड सेलिंग इन अनदर मार्केट व्हेन इट इज एट हाई प्राइस्ड, दोनों मार्केट में मैं बाय सेल कर रहा हूं एंड उसकी वजह से जो प्रॉफिट हो रहा है इस प्रॉफिट को हम कहेंगे आर्बिट्रेज प्रॉफिट। सो बाय इन दैट मार्केट वेयर प्राइस इज लो, सेल इन दैट मार्केट वेयर प्राइस इज हाई, तो प्रॉफिट जो आएगा इसको हम कहेंगे आर्बिट्रेज प्रॉफिट। तो सिंपली वहां पे लिख सकते हो आर्बिट्रेज जहां पे लिखा है बाय इन वन मार्केट where price is low and sell in another market where price is high, इसको हम कहेंगे आर्बिट्रेज प्रॉफिट। अब सिंपल सा एग्जांपल से, आप जाते हो घूमने दुबई, ठीक है, अब आपको पता है दुबई में गोल्ड सस्ता है अपने यहाँ कंपैरिजन में, ठीक है, आपने क्या करा, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन के लिए जितना अलाउड है एक पर्सन एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही कैरी कर सकता है, ऐसा नहीं कि दुबई गए पूरा का पूरा बैग लेकर के 2-3 किलो लेकर के यहाँ पे सेल करने बैठे, ये अलाउड नहीं है। तो सपोज आप दुबई गए, सपोज 10 ग्राम अलाउड था तो 10 ग्राम आपने परचेज किया, वहां पे प्राइस थी से 40,000, यहाँ पे आकर के सेल किया 60,000 में। आपने क्या किया, दुबई मार्केट से बाय किया जहां पे लो प्राइस है, इंडियन मार्केट में आकर के सेल किया जहां पे हाई प्राइस है, बाय एट लो प्राइस मार्केट, सेल एट हाई प्राइस मार्केट, 20,000 प्रॉफिट, आर्बिट्रेज प्रॉफिट। हैव यू अंडरस्टूड? अब यही गोल्ड की जगह हमने फॉरेन करेंसी अगर रखी तो जो आर्बिट्रेज प्रॉफिट आ रहा है बेस्ड ऑन ट्रेडिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। ओके, तो सिंपल एग्जांपल गोल्ड वाला याद रख सकते हो, फॉरेन करेंसी का एग्जांपल ये एक्चुअल में इस तरह से होता है, इसीलिए बहुत डिटेल में नॉलेज होना चाहिए कि हर मार्केट में कितना प्राइस है। ओके, एंड इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज रेट इस तरह से एडजस्ट होते हैं कि आपको आर्बिट्रेज प्रॉफिट का स्कोप नहीं आएगा। अदरवाइज एवरी पर्सन क्या करेगा, इंडिया से डॉलर बाय करेगा, फॉरेन कंट्री में जाकर के सेल करेगा, कोई दूसरा काम करने की जरूरत ही नहीं। ओके, एक्सचेंज रेट वो इस हिसाब से एडजस्ट होंगे कि यहाँ पे अगर $1 100 में आ रहा है एंड 1 पाउंड की वैल्यू अगर 60 है तो यहाँ पे $1 की वैल्यू 2 पाउंड नहीं होगी, इट विल बी समथिंग से 100 डिवाइडेड बाय 60 करो, 100 डिवाइडेड बाय 60, तो इट विल बी 1.667 पाउंड होगा। ओके, इस तरह से एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने $1 बाय किया 100 रुपए में इन्वेस्ट करके, न्यूयॉर्क गए वहां पे $1 बेचा 1.667 पाउंड मिला, लंदन मार्केट गए ये 1.66 पाउंड जो है वो हमने बेचा पर डॉलर 60 के सॉरी पर पाउंड 60 रुपीज के हिसाब से, तो हमें कितना मिला बदले में, 100 रुपए ही मिलेगा। तो इन दैट केस आर्बिट्रेज स्कोप नहीं है। समझ में आ रहा है? ये डिटेल में आगे नहीं, आपके फाइनल में ये जो मैंने अभी सिस्टम बताया आपको, ये फाइनल में फॉरेक्स मार्केट करके एक टॉपिक है फाइनेंस में। तो अर्लियर ये मैं पहले सिखाता था कि फॉरेक्स मार्केट कैसे ऑपरेट होता है वगैरह वगैरह, तो अभी तो आपके सिलेबस का इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर आई होप यू अंडरस्टूड। सिंपल वर्ड्स में एक मार्केट जहां पे लो प्राइस से बाय करो, अगर हायर प्राइस हो, एक्सचेंज रेट में इस तरह से डिफरेंस हो, तो आप इमीडिएटली क्या करोगे, दूसरे मार्केट में सेल करेंगे एंड यू विल बी गेटिंग द प्रॉफिट। ओके, एंड अगर ये डिफरेंस नहीं है तो आर्बिट्रेज स्कोप नहीं है, एंड मोस्टली एक्सचेंज रेट उस हिसाब से एडजस्ट होते हैं। ओके, एंड अगर वो एडजस्ट नहीं हो रहे तो ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई उसको एडजस्ट करेगा। मतलब क्या होगा, सपोज यहां पे ये एक्सचेंज रेट होता 2 पाउंड, तो हर कोई पर्सन इंडिया का हर कोई पर्सन इंडिया में आकर के डॉलर बाय करेगा, राइट? इंडिया का तो छोड़ो, लंदन मार्केट एंड न्यूयॉर्क मार्केट के भी इंडिया में आकर के डॉलर बाय करेंगे एंड वो न्यूयॉर्क मार्केट एंड लंदन मार्केट में कन्वर्ट करेंगे, पर डॉलर आपको सॉरी हाँ पर डॉलर 20 रुपए फायदा हो रहा है, राइट? तो जब वो ट्रेडिंग करेंगे करोड़ में करेंगे। अगर ये स्कोप रहा तो नॉट ओनली इंडियन पीपल, ऑल फॉरेन पीपल विल स्टार्ट डूइंग दिस ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, यहाँ पे सप्लाई बढ़ेगा, तो प्राइस ऑटोमेटिकली एडजस्ट होंगे। ये इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ओके,
इसको आप फाइनल में फॉरेन एक्सचेंज रेट पैरिटी थ्योरम कहते हैं, एक्सचेंज रेट पैरिटी थ्योरम। ओके, तो आपको ये कन्वर्जन करके प्रॉफिट कमाने का पॉसिबिलिटी बहुत कम होगा, एंड अगर जरा भी अराइज हो रहा है तो परचेज सेल की वजह से ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर लेगा। ओके, चलो, हाँ, कमिंग बैक, at any point of time all markets will tend to a same exchange rate for a given currency due to arbitrage। arbitrage इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि देखिए किसी भी मार्केट में जाओ, मुंबई मार्केट में जाओ, न्यूयॉर्क मार्केट में जाओ या लंदन मार्केट में जाओ, एक्सचेंज रेट हर जगह सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो आर्बिट्रेज अराइज होगा, बराबर। तो आर्बिट्रेज की वजह से वो सेम होगा, समझ में आ रहा है। सपोज मुंबई मार्केट में, इसका थोड़ा सा सिंपल कर दू, मुंबई मार्केट में डॉलर सस्ता है, $1 इज इक्वल टू से 100 रुपीज। न्यूयॉर्क मार्केट में $1 इज इक्वल टू से 110 रुपीज है। ओके, सिर्फ दो करेंसी कंसिडर करते हैं, डॉलर एंड रुपीज। अब क्या होगा, हर कोई पर्सन इंडिया में आकर के डॉलर बाय करेगा 100 रुपए दे करके, एंड न्यूयॉर्क जाकर के कन्वर्ट करेगा अगेन रुपीज में। तो 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे, यहाँ पे 110 रुपए होगा, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 10 रुपए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉलर आप बाय कर रहे हो, डॉलर अगर बाय कर रहे हो तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो डॉलर की प्राइस बढ़ेगी, तो लॉन्गर पीरियड में 105 रुपए आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉलर क्योंकि महंगा है तो यहाँ पे सप्लाई बढ़ रहा है, यहाँ पे आकर के लोग सेल कर रहे हैं, तो सप्लाई अगर बढ़ रहा है तो डॉलर की प्राइस कम होगी, तो लॉन्ग टर्म में वो सेटल होगा एट 105। तो इंटरनेशनल मार्केट में, दोनों मार्केट में प्राइस सेम होगी, एंड अगर वो सेम नहीं है तो आर्बिट्रेज अराइज होगा। तो कैन वी से आर्बिट्रेज की वजह से वो सेम रहेगी, लॉन्गर पीरियड में ये दोनों मार्केट में सेम प्राइस ही होगी, नहीं तो इमीडिएटली डिमांड सप्लाई स्टार्ट होगा। ओके, चलो, इसका आंसर 9 का आंसर सी मार्क करो। आई होप यू अंडरस्टूड। ये अगेन थोड़ा सा एडवांस लेवल का पार्ट है जो आप फाउंडेशन में सीख रहे हो। ओके, ये फाइनल में इमीडिएटली समझ में नहीं आता। ये जो पैरिटी थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन करी, ये बहुत सारे एग्जांपल्स, एक्चुअल में गुड्स एग्जांपल लेकर के, करेंसी एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो फाइनल का पार्ट, जो ये जो टॉपिक मैंने आपको कहा फॉरेक्स, फाइनल में जो आपका सब्जेक्ट है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके, उसमें सबसे डिफिकल्ट समझने वाला ये टॉपिक है फॉरेक्स करके। वहां पे ये पैरिटी थ्योरी, देन इन्फ्लेशन थ्योरी, नॉमिनल एक्सचेंज रेट रिलेटेड इन्फ्लेशन थ्योरी है, ये सबसे डिफिकल्ट समझा जाता है, कंफ्यूजिंग समझा जाता है। जब आप फाइनल में आओगे तो समझेंगे। तो आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस यू इन सिंपल पार्ट। इतने डिटेल में एग्जांपल समझ करके नहीं जा सकते, जितना पॉसिबल है आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। फ्यूचर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, राइट। फ्यूचर मतलब क्या, आज कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं, उसमें आज प्राइस डिसाइड होगी, एग्जीक्यूट कब होगा, फ्यूचर में होगा। ओके, व्हीकल करेंसी, ये एक नया टर्म है। द करेंसी दैट इज वाइडली यूज्ड टू डिनोमिनेट इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय पार्टीज बिकॉज नेशनल करेंसी ऑफ it is a national currency of either of parties. Currency that is traded internationally and therefore in high demand. Type of currency used in euro area for synchronization of exchange rates. Currency that is widely used to denominate international contracts made by parties even when it is not a national currency of either parties. इसका आंसर टी। vehicle currency मतलब क्या है समझे। आज के डेट में ये एक्चुअल फैक्ट है, आज के डेट में जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, से इंडिया का ट्रांजैक्शन हो रहा है जापान के साथ, इंडिया का ट्रांजैक्शन हो रहा है सिंगापुर के साथ, इंडिया का ट्रांजैक्शन हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो भी वैल्यू होगी ट्रांजैक्शन की, इनवॉइस जो होगा, क्या इंडियन रुपीज में होगा या येन में होगा। आंसर इस दोनों करेंसी में नहीं होता, डॉलर में ही कोट होता है। ओके, जब भी हम दूसरे कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, फिर भी उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू डॉलर में कोट होता है। अब कहीं भी देखो, न्यूज में देखो, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की कोई वैल्यू हो तो डॉलर में ही कोट होती है। इंटरनेशनली डॉलर इज एक्सेप्टेड टू बी एज अ कॉमन मीडियम। ओके, तो भले ही इंडिया की डॉलर होम करेंसी नहीं है, जापान की भी डॉलर होम करेंसी नहीं है, फिर भी हम डॉलर यूज कर रहे हैं टू कोट द ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ऐसे करेंसी को हम व्हीकल करेंसी में कहते हैं। ओके, तो क्या दिया देखिए, ऑप्शन ए क्या दिया है, करेंसी दैट इज वाइडली यूज्ड टू डिनोमिनेट इन इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे क्या दिया है, मेड बाय पार्टीज बिकॉज इट इज नेशनल करेंसी ऑफ आइदर पार्टीज। यहां पे इंडिया की भी नेशनल करेंसी नहीं, जापान की भी नेशनल करेंसी नहीं, तो ऑप्शन ए गलत। करेंसी दैट इज वाइडली यूज्ड टू डिनोमिनेट इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय पार्टीज इवन इट इज नॉट अ नेशनल करेंसी।
तो आंसर इसका डी होना चाहिए। तो यहां पे लिख सकते हैं आप, डॉलर इज अ व्हीकल करेंसी। अभी हम याद है आपको कि अपने कंट्री ने 22 कंट्रीज के साथ कन्विंस किया कि हम जो ट्रांजैक्शन करेंगे आप रुपीज में करेंगे, डॉलर में नहीं करेंगे। ओके, आपने कभी न्यूज रीड किया रहेगा कि इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल बैरल्स होते हैं उसकी प्राइस, क्रूड पेट्रोल की प्राइस कम आई है, कभी रीड किया न्यूज में? और सम टाइम बैक प्राइसेस पेट्रोल के शूट अप हो रहे थे। क्यों शूट अप हो रहे थे? क्योंकि पर बैरल जो प्राइस थी वो इंक्रीज हो रही थी, राइट? अब ये एक्सपोर्ट कौन करता है, पेट्रोल या क्रूड पेट्रोल? गल्फ कंट्रीज एक्सपोर्ट करते हैं, रशिया एक्सपोर्ट करता है। लेकिन इफ यू हैव सीन इन द न्यूज, देन प्राइस पर बैरल डॉलर में एक्सप्रेस था। कंट्री कौन सी एक्सपोर्ट कर रही है? गल्फ कंट्रीज एक्सपोर्ट कर रही है। तो गल्फ कंट्रीज की करेंसी दिनार, दिरहम वगैरह। ओके, दुबई की दिनार है, देन कतार की आई गेस दिरहम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गल्फ कंट्रीज की करेंसी में प्राइस ये कोट नहीं होती, डॉलर में प्राइस कोट होती है। एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री कौन सा? गल्फ कंट्री। इंपोर्ट करने वाली कंट्री कौन सी? इंडिया। इंडिया की करेंसी क्या? रुपीज। लेकिन ये जो क्रूड पेट्रोल है, पर बैरल जो प्राइस एक्सप्रेस होता है, वो किस में एक्सप्रेस होता है? डॉलर में एक्सप्रेस होता है। दैट इज अ व्हीकल करेंसी। हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो, with this we have completed with the chapter. अभी टाइम ही नहीं बचा। नेक्स्ट यूनिट जो है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसको भी बहुत प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से समझना है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मूवमेंट्स की बात हो रही है। जस्ट मैं ब्रीफ आउट करूं आपको 2 मिनट में। तीन मिनट ही है वैसे। इसको, ये जो चैप्टर है, कंसेप्ट एक्सप्लेन करके अगर खत्म करना है तो हाफ आवर में पूरा कंसेप्ट होता है इसका, पूरा चैप्टर का। इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स। कैपिटल मूवमेंट्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो आ रहे हैं, इसके बारे में बात हो रही है यहां पे। देखिए, फॉर एग्जांपल, आपने न्यूज रीड करी कि मालदीव्स अभी बैंकरप्ट होने को आया है। क्यों बैंकरप्ट होने को आया है? क्योंकि चाइना ने इतना लोन दिया हुआ है, आईएमएफ ने इतना लोन दिया हुआ है, अब उनको वापस देने के लिए पैसे नहीं है। ओके, अब कौन सी कंट्री लोन दे रही है? चाइना लोन दे रही है, राइट? तो एक कंट्री दूसरे कंट्री को लोन दे रहा है। ओके, ये क्या है? कैपिटल मूवमेंट है, बराबर। सिमिलरली आपने न्यूज ये भी रीड किया रहेगा शायद से कि इंडिया ने लास्ट बजट में, फेब में जो बजट अनाउंस हुआ था, उसमें 600 करोड़ की मदद करी है मालदीव्स को। रीड किया आपने? ये हमने कम किया। लास्ट ईयर में 700 करोड़ हमने था, इस साल हमने, क्योंकि डिस्प्यूट चल रहा है, 600 करोड़ किया है। मैं तो कहता था 1 रुपए भी करनी नहीं चाहिए थी। उन्होंने जिस मैनर में, उनके एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव लोग तो ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ने जिस मैनर में इंडिया का इंसल्ट करा हुआ है, ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का जिस मैनर में इंसल्ट किया है कि इंडियन पीपल्स एंड इंडियन टूरिज्म के बारे में। देश चलता है अपने टूरिज्म के ऊपर, इंडिया के टूरिज्म के ऊपर उनका देश चल रहा है, एंड क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडियन के लोगों को। एनीवेज, तो इंडिया ने 600 करोड़ की मदद करी है मालदीव्स को। ओके, तो पहले केस में लोन था, वापस देना था, राइट? नाउ हेल्प की जा रही है। कैन वी से दिस आल्सो कैपिटल मूवमेंट? दिस आल्सो कैपिटल मूवमेंट। पहले जो था वो बायलैटरल था। बायलैटरल मतलब क्या? हम लोन दे रहे हैं, वापस मिलेगा। नाउ यूनिलैटरल है, मतलब एक साइड से ही पेमेंट होगा, वापस नहीं आएगा, ये मदद है। सबसे ज्यादा मदद जो करते हैं ना, 2 कंट्रीज है, यूएसए एंड चाइना। यूएसए यूनिलैटरल मदद करता है जिसके बेसिस पे उनका डोमिनेशन रहता है। यूएसए ने आधे से ज्यादा जो छोटे छोटे कंट्रीज है उनको इतना पैसा देकर रखा है कि वो कंट्री टोटली डिपेंड करते हैं यूएसए के ऊपर। ओके, एंड अभी वो सेम कर रहा है चाइना, लेकिन चाइना लोन दे रहा है। चाइना इस मैनर में लोन दे रहा है कि आगे जाके वो कंट्री डिपेंडेंट होगी चाइना के ऊपर ही। श्रीलंका का क्या हुआ? श्रीलंका को जो उन्होंने लोन दिया, अब बेसिकली चाइना का ऑब्जेक्टिव क्या है? सदर्न इंडियन ओशन में उनको कंट्रोल चाहिए, सो दैट ऑल इंटरनेशनल रूट्स उनके कंट्रोल में चाहिए। ओके, अब चाइना ने श्रीलंका को लोन दिया था, एंड याद है श्रीलंका वेंट इनटू रिसेशन बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। कोविड की वजह से उनका टूरिज्म कम आया, राइस कल्टीवेशन कम आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। श्रीलंका के पास पैसे ही नहीं वापस देने के लिए, तो चाइना ने क्या किया? श्रीलंका का जो पोर्ट था, साउथ का जो पोर्ट है हम्बनटोटा करके, वो उनके कंट्रोल में, अभी चाइना की कंट्रोल में, वो एज गुड एज लीज पे दिया हुआ है रीपेमेंट करने के लिए।
एनीवेज ये कैपिटल मूवमेंट्स है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एफडीआई एंड एफपीआई सॉरी। चलिए वैसे भी टाइम हुआ है तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ओके। बट ये सिंपल चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे, ओके।